प्रजापति कहाँ से आया? देखो, जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण वर्ण में कोई जाति नहीं बनी। ब्राह्मण वर्ण था, ब्राह्मणी जाति थी। क्षत्रियों में कोई जाति नहीं बनी, क्षत्रिय वर्ण था, क्षत्रिय जाति थी। वैश्य में कोई जाति नहीं बनी, व्यापारियों में उनकी जाति भी वही थी, वर्ण भी वही था। लेकिन शूद्रों को काम बांटकर सेवा का, क्योंकि सबको काम बांटा गया। किसी को कहा गया कि तुम बर्तन साफ करोगे घरों के, तुम खाना बनाओगे, तुम बाल काटोगे, तुम कपड़े धोओगे, तुम बर्तन बनाओगे, तो सबको काम बांट दिए गए। और जो काम करने लगा उसका एक ग्रुप बन गया, उसका एक ग्रुप बन गया। वो ग्रुप का जब नाम पड़ गया, फिर जो काम कर रहा था उसका नाम पड़ गया। बाल काटने वाले को नाई कहा जाने लगा, कपड़े धोने वाले को धोबी कहा जाने लगा। घरों में पानी भरने वाला, डोली उठाने वाला धीवरकार हो गया, बर्तन बनाने वाला कुम्हार हो गया। इसी तरीके से जातियां बन गई। बात समझ आई कि नहीं आई? फिर ये जाति अलग अलग कैसे होगी गांवों में? आज देखते होंगे, गडरिया अलग रह रहा है, सैनी अलग रह रहा है, पाल अलग रह रहा है, प्रजापति अलग रह रहा है, कश्यप अलग है। फिर जब शादी ब्याह का नंबर आया, तो जो जाति जो काम कर रही थी उसी में शादी शुरू की। क्योंकि जब पहले ही कह दिया गया कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, आप शिक्षा तो बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर आपका बाप कपड़े धो रहा था, आपका बाबा कपड़े धो रहा था, तो आपको भी कपड़े धोने हैं, तुम्हारे बच्चे भी कपड़े धोएंगे। तो जो काम कर रहा था उसने उसी में शादी करनी शुरू कर दी। तो एक जाति बन गई। नाई ने नाई के यहाँ शादी की, गडरिये ने गडरिये के यहाँ शादी की, धीवर ने धीवर के यहाँ शादी की। सब ने अपने अपने काम करने वालों में जब शादी कर दी तो एक पूरी जाति बन गई। बात समझ आई कि नहीं आई? फिर ये जाति गरीब कैसे रह गए शूद्र लोग? अब एक बात बताओ, एक सवाल है आप लोगों से। अगर कोई खेत है और खेत में पानी का स्रोत ना हो, खेत में पानी ना पहुंच पाए, तो खेत क्या होगा? बंजर हो जाएगा, सूख जाएगा। किसी घर में धन का स्रोत ना हो, किसी जाति में धन का सही स्रोत ना हो, धन ना आ रहा हो ढंग से, और किसी के यहाँ धन का स्रोत सही हो, या तो सरकारी नौकरी से आ रहा हो, या व्यापार से आ रहा हो, या तुम्हारी खेती से आ रहा हो, तो जिसके पास धन का स्रोत होगा वो जाति मजबूत होगी, जिसके पास धन का स्रोत नहीं है वो जाति कमजोर होगी। ये बात सही है कि नहीं? तो ब्राह्मण के पास उस समय धन का स्रोत था, दान, ज्ञान, और राजा को अपने हिसाब से चला रहा था, तो ब्राह्मण मजबूत था। क्षत्रिय राजा थे, राजा जनता पे टैक्स लगाता था, जनता के टैक्स से उस पे पैसा आता था, तो क्षत्रिय भी मजबूत थे। वैश्य व्यापार करता था, व्यापारी भी मजबूत थे। लेकिन शूद्रों को कहा था कि तुम्हें सेवा करनी है, और सेवा के बदले जो तुम्हें ये दे दे, जो भी ये तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दे दे, सेवा के बदले उसी में अपना जीवन चलाना है। तो जो भी आप सेवा करते थे उन लोगों की, उनके बर्तन साफ करते थे, उनके कपड़े धोते थे, उनके बाल काटते थे, तो वो जो भी फटे पुराने कपड़े या जो भी बचा हुआ खाना हमारे इन सेवक जातियों को दे देते थे, उसी में हमें जीवन बिताना पड़ता था। ये बात सच है। इसलिए आप लोग गरीब होते चले गए। और शूद्रों में भी दो बन गए, शूद्र और अतिशूद्र। शूद्र जो सेवा कर रहे थे, तो जो इनकी बात मानने से इनकार कर देता था, उसका काम छीन लिया जाता था, उसको काम छीन के गांव से बाहर कर दिया जाता था, और गांव से बाहर करके गांव के बाहर दक्षिण में बसाया जाता था। उसको कहा जाता था काम छीनकर कि साफ सफाई का काम करो, चमड़े का काम करो। तो गांव के जो बाहर बस गए वे जाटव भाई हो गए, वे वाल्मीकि भाई हो गए, और जो गांव में सेवा करने वाले रह गए वो नाई धोबी हो गए, वो गडरिया हो गए, वो सैनी हो गए, वो पाल हो गए, वो कश्यप हो गए। इन जातियों की वजह से हमारी जाति का अलग अलग बटी। बात समझ आई कि नहीं आई? फिर देश गुलाम बना, देश पे आक्रमण हुए, अलग अलग आक्रमण हुए, देशों ने अलग अलग आक्रमण किया। इतने बड़े देश की जनसंख्या को बहुत सा छोटे लोगों ने गुलाम कैसे बना लिया? भाई करोड़ों की जनसंख्या, मान लिया हमें 1000 2000 लोग बैठे हों और 10 लोग आके हमें गुलाम बना ले, तो क्या हो सकता है? क्या
तो कैसे गुलाम बने? उसका कारण भी ये वर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने मान के चलो एक गांव है और आपके गांव में 100 की संख्या रहती है, 100 की संख्या में 10 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हों, 90 छोटी जाति जिनको